हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझे आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक ना होकर गैसियस स्टेट का टॉपिक है। तो ध्यान में दें, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग का कौन से चैप्टर का है, तो गैसियस स्टेट चैप्टर का है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए। तो एक पॉइंट यहां पर बिल्कुल ध्यान में दीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में ही पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं। गैसेस स्टेट में जितना भी आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो सारा का सारा डिटेल जो है हम लोग सब मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, गैसेस स्टेट में हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन का पूरा डिटेल ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ही चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जब गैसेस स्टेट का चैप्टर आएगा तब आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको वहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन को समझिए। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग बोलते किसे हैं, एक कंटेनर में किसी भी गैस का सैंपल ले लिया गया, बोले कि इस कंटेनर में हम लोग का ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एनी गैस, तो इस कंटेनर में किसी गैस का सैंपल लिया गया है। हम लोग गैस के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो गैस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमें गैस के 4 प्रॉपर्टीज को क्या करना होगा, बताना होगा। इस कंटेनर में जो गैस लिया गया है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, गैस कितना प्रेशर लगा रहा है वो बताना पड़ेगा। गैस कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है वो बताना पड़ेगा। तो भाई गैस का अपना तो कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है। जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है गैस उस पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हमें कंटेनर का वॉल्यूम बताना पड़ेगा। तीसरा और क्या बताना पड़ेगा, भाई गैस का यहाँ पर अमाउंट कितना है, गैस 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कितना अमाउंट लिया गया है, या ग्राम को मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गैस का यहाँ 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल 4 मोल कितना मोल है। तो हमें अमाउंट, मास या नंबर ऑफ मोल्स को बताना पड़ेगा। और इस कंटेनर में जो गैस लिया गया है उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर केल्विन में भी बता सकते हैं। तो ये गैस के 4 प्रॉपर्टीज हमें बताने पड़ेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी कंटेनर में कोई भी गैस लिया जाए तो उस गैस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज बताने पड़ेंगे। कौन कौन सा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, तो गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, जो वॉल्यूम कंटेनर का गैस उस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। अमाउंट ऑफ गैस, उस अमाउंट को यहाँ पर किस सिंबल से लिया गया, नंबर ऑफ मोल्स से। कोई ज़रूरी नहीं है, गैस का अमाउंट ग्राम में भी दे सकता है, मास में भी दे सकता है। और गैस का यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, गैस कितने टेम्परेचर पर है, 20 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में। ये जो गैस के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये गैस के 4 प्रॉपर्टीज इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं, PV = nRT। तो ध्यान दें, किसी भी कंटेनर में अगर गैस का कोई सैंपल लिया जाए तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज बताना पड़ेगा। और ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV = nRT, इसी को क्या बोला जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो लिखा जाए, तो अभी तक जो हम लोग समझे थे वही बोर्ड पर लिखा गया है, इस पर ध्यान दीजिए। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आर, गैस के 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। फर्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, किस सिंबल से ले रहे हैं, P से। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, तो उसको किस सिंबल से ले रहे हैं, V से। और
कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो ये V वॉल्यूम ऐसे भी समझिएगा, ये कंटेनर का वॉल्यूम है। अमाउंट ऑफ गैस, ये अमाउंट का सिंबल यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में डाटा मास का भी हो सकता है। चौथा प्रॉपर्टीज गैस का कौन सा, टेम्परेचर ऑफ गैस। ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं वो किस इक्वेशन से रिलेटेड है, तो PV बराबर nRT। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप लोग पहले इसको उतारिए पूरा। अब हम लोग डिटेल से इस इक्वेशन को समझें, PV इक्वल टू nRT। एक एक टर्म को हम लोग समझें। यहाँ पर एक नया टर्म कौन सा मिल रहा है हम लोग का, R। तो हम लोग हर टर्म को डिटेल से समझेंगे। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसमें बताइए P क्या है। तो उस आइडियल गैस इक्वेशन में P है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो सिंबल बड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है, P तो ये गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। V क्या है, तो V वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम। V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। N सिंबल किसका है, तो ये हम लोग का N सिंबल है नंबर ऑफ मोल्स का। T सिंबल किसका है, टेम्परेचर का। लेकिन ध्यान देना है आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो टेम्परेचर का सिंबल जो हम लोगों ने T लिया है, तो टेम्परेचर मेजर करने के तीन स्केल, एक टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में मिलता है, दूसरा टेम्परेचर केल्विन में मिलता है और तीसरा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिलता है। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, केल्विन में मिलेगा और तीसरा टेम्परेचर किस में मिलेगा, फ़ारेनहाइट में। आइडियल गैस इक्वेशन में जो टेम्परेचर T रिप्रेजेंट कर रहा है वो केल्विन वाले टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। कभी भी क्वेश्चन सोल्व करते समय यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, T यहाँ पर फ़ारेनहाइट में नहीं रखना है। कैपिटल T ये जो सिंबल लिया गया है वो किसके लिए, तो केल्विन वाले टेम्परेचर के लिए, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो T जो हम लोग का टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो T इसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, इसे किस में लेना है, हम लोग को केल्विन में लेना है। तो हम लोग आएंगे डिटेल से आगे चल कर आएंगे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशनशिप, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप। अब एक एक कर आते हैं। अब बच गया हम लोग का कौन सा, R। तो R एक कांस्टेंट है, R इज ए कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो R हम लोग का एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब अगर R कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही। तो R ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट भी जिसको बोला जाता है उसके वैल्यू पर आते हैं। तो R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या R का वैल्यू यूनिट को चेंज कर दे भाई, ये जूल इसको कैलोरी में बदल दे, जूल को अर्ग में बदल दे, तो यूनिट को बदल देंगे तो R का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो R का वैल्यू डिफरेंट यूनिट में 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन। फिर यूनिट को चेंज करें तो यूनिट को बदलने पर R का वैल्यू बदलेगा 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दें, R एक कांस्टेंट है जिसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का तीन डिफरेंट वैल्यू दिया गया। ये R का वैल्यू 8.314 जूल में है, ये R का वैल्यू 1.987 कैलोरी में है, ये R का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM में है। तो सर जूल तो जानते हैं, पहले से नाम सुने हैं, कैलोरी भी नाम सुने हैं, लीटर भी नाम सुने हैं, लेकिन ये ATM क्या है, तो हम लोग एक एक कर डिटेल पर आएंगे, हर चीज़ का डिटेल मिलेगा।
एटीएम, जिसको कि फुल फॉर्म क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो एटीएम जिसका पूरा नाम है एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर का यूनिट होता है। तो हम लोग एटीएम के बारे में खूब अच्छे से डिटेल में आएंगे, पहले आप लोग इतना उतारिए। आर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को ध्यान में रखना है। आर का वैल्यू गैस के नेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या क्या लर्न करना है। आइडियल गैस इक्वेशन कंठस्थ होना चाहिए, पीवी बराबर एनआरटी। सिंबल के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पी सिंबल प्रेशर का, वी वॉल्यूम का, एन सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का, और टी सिंबल टेम्परेचर का। लेकिन कौन सा टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर। अब आर क्या है, तो आर को हम लोग एक कांस्टेंट बोलते हैं जिसका नाम क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आर का वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ रखना है यूनिट के साथ में। तो मैं यहां पर लिखता हूं आर का एक वैल्यू 8.314, लेकिन यूनिट क्या है, जूल पर मोल केल्विन। आर का दूसरा वैल्यू 1.987, लेकिन यूनिट क्या है, कैलोरी पर मोल केल्विन। और आर का तीसरा वैल्यू 0.0821, यूनिट क्या है, तो लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो आर के ये तीन वैल्यूज हमें यूनिट के साथ क्या होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। इस पॉइंट को बिल्कुल अपने मान में बैठा लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, आर का जो वैल्यू होता है, आर की ये जो तीन वैल्यूज हैं वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं होता करता है। मतलब क्या हुआ, गैस ऑक्सीजन लिया जाए या नाइट्रोजन गैस ले ले या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ले या अमोनिया गैस ले ले, कोई भी गैस ले लिया जाए, आर का वैल्यू किसी भी गैस के लिए जूल में कितना होगा, तो 8.314 ही होगा। वैसे ही आर का वैल्यू किसी भी गैस के लिए लीटर एटीएम में कितना होगा, तो 0.0821 ही होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि आर का वैल्यू किसी भी गैस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, अब उसको यूज करते हुए उसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कुछ फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, उस फॉर्मूला को यूज कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, याद होगा आप लोगों को। ये कैपिटल एन में जो सिंबल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है। सिंबल बिल्कुल अब क्लियर ध्यान में रखिएगा, कैपिटल एन ये सिंबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है, स्मॉल एन ये सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का है। हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में एन नंबर ऑफ मोल्स को पुट कीजिए, तो देयरफॉर हम लोग का नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू, ये रखें यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या हो जाएगा हम लोग का आर टी। चलते हैं, आर क्या है, तो आइडियल गैस कांस्टेंट, आर हम लोग का आइडियल गैस कांस्टेंट। एन क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो आर भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट। तो इसको हम लोग सोल्व करें, पी भी इक्वल टू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई एन ए इंटू टी। तो ध्यान दें, आर कांस्टेंट, एन ए कांस्टेंट, तो इनका रेशियो भी क्या होगा हम लोग का, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर और एन ए दोनों कांस्टेंट है, तो इसका रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, पी भी इक्वल टू एन के टी, इसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दूसरा इक्वेशन आया भाई, ये बताइए ये कौन सा इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से जो नया इक्वेशन आया उसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को भी हमें कंठस्थ याद रखना है, जहाँ के क्या है, तो के इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एन ए। और इस कांस्टेंट को एक नया नाम हम लोग देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं और क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, आर आइडियल गैस कांस्टेंट, एन एवोगाड्रो कांस्टेंट, इन दोनों का रेशियो, तो बोल्ट्जमान एक साइंटिस्ट का नाम है। इनके रेस्पेक्ट में इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि के का वैल्यू कितना आएगा। तो k इक्वल टू आर का वैल्यू बताइए, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, तो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स।
ये हो गया आर का वैल्यू। डिनोमिनेटर में एवोगाड्रो नंबर पर हम लोग आ जाए तो एवोगाड्रो नंबर हम लोग का 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल या मोल इनवर्स। याद रखना है एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल इनवर्स। तो ये मोल इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा तो 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड कर दे रहे हैं। इक्वेशन सेकंड, अब हम लोग इस इक्वेशन के डिटेल को समझेंगे। पीवी बराबर एन के टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग के पास दो इक्वेशन हो गए। एक इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी और दूसरा इक्वेशन हम लोग का कौन सा आया पीवी इक्वल टू एन के टी। दोनों में थोड़ा दोनों इक्वेशन को एक एक कर रिकॉल करें। पी प्रेशर ऑफ द गैस, वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एन सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का, यहाँ एन सिंबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, आर आइडियल गैस कांस्टेंट और यहाँ के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड आइडियल गैस कांस्टेंट में एक रिलेशनशिप है। तो क्या है तो K इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई Na। चलिए हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन के डिटेल पर। सेकंड इक्वेशन के डिटेल पर हम लोग चलें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का हम लोग यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज कीजिए और n/v निकालिए। n/v बराबर, तो अगर सेकंड इक्वेशन का यूज करें तो n/v बराबर कितना आएगा हम लोग का तो p डिवाइडेड बाई kt। अब ये n/v एक स्पेशल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझिए n/v क्या होता है। तो n/v इस टर्म को हमें समझना है, ठीक है ना। एक लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ध्यान से पढ़िए, और भी लिखा जा रहा है, और भी कुछ लिखते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक एक कर मैं पूछूं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं पूछूं स्पीड का फॉर्मूला, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर मैं पूछूं डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हम लोग का स्पीड का फॉर्मूला है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। भाई स्पीड का फॉर्मूला ये x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर इसी को सेंटेंस में लिखें तो सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, स्पीड कैसे पढ़ेंगे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। टाइम नीचे में ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वैसे ही डेंसिटी को कैसे पढ़ेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो टाइम नीचे में पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम नीचे में पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब ये बताइए, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये है वॉल्यूम। तो इसको कैसे पढ़ेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम। तो इसको पढ़िए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बिल्कुल सही, जैसे हम लोग स्पीड और डेंसिटी ये सबको पढ़ते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। n/v क्या पढ़ेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये n/v क्या बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर ध्यान में रखें n/v बराबर कितना या p/kt आया, और ये p/kt या n/v ये दोनों क्या बता रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहे हैं। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। m/v मास पर यूनिट वॉल्यूम, n/v नंबर पर यूनिट वॉल्यूम,
ये मास यूनिट वॉल्यूम में है, ये नंबर यूनिट वॉल्यूम में है, इसको हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं। मास यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी बोला जाता है, वैसे ही नंबर यूनिट वॉल्यूम में ये भी डेंसिटी ही है, लेकिन ये नंबर डेंसिटी इसे हम लोग कहते हैं। तो n/v इसको भी हम लोग डेंसिटी ही बोलते हैं, लेकिन कौन सा डेंसिटी? नंबर डेंसिटी। तो n/v, n/v ये हम लोग का क्या है? नंबर डेंसिटी। इसे हम लोग नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन का यूज कीजिए, n/v इक्वल टू p/kt। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, उसे हमें उतारना नहीं है, बस समझना है। एक कंटेनर इस शेप का लिया गया, दूसरा कंटेनर इस शेप का लिया गया है, तीसरा कंटेनर ऐसा लिया गया, और अब ध्यान दें, इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, इसमें CO2 गैस है। अब बोले तीनों कंटेनर में गैस का प्रेशर बराबर है, तीनों कंटेनर में गैस का प्रेशर बराबर, तीनों कंटेनर में गैस का टेम्परेचर भी क्या है? बराबर है। तो गैस का प्रेशर भी डिफरेंट, गैस का प्रेशर भी बराबर, गैस का टेम्परेचर भी बराबर, कंटेनर का शेप अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, गैस का नेचर भी अलग अलग है। अब ये देखकर बताइए, यहां से तीनों गैस के लिए P का वैल्यू सेम, तीनों गैस के लिए T का वैल्यू सेम, K का वैल्यू तो सेम होता ही है सारे गैसेस के लिए। तो क्या P/kT तीनों का अलग अलग आएगा या सेम आएगा? तो तीनों गैस का सेम आएगा। मतलब अगर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बराबर हो तो उनका नंबर डेंसिटी भी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट वॉल्यूम में क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब क्या हुआ? नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो गैस के प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये पॉइंट को बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी is independent of nature of gas, is independent of nature of gas। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करें। हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इक्वल टू nRT। इसी आइडियल गैस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में चेंज किए, कौन सा? PV इक्वल टू nKT। अब इसी आइडियल इक्वेशन को हम लोग एक तीसरे फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है गैस के मास को ग्राम में रखेंगे और एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट से हम लोग क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला मास को ग्राम में रखना है और डिनोमिनेटर में एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इस फॉर्मूला में अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया जाएगा। समझिए मॉडिफिकेशन क्यों किया जा रहा है भाई। यहाँ जो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, n तो इसमें यूनिट आ रहा है, ये P प्रेशर का सिंबल है, प्रेशर का अपना एक अलग यूनिट होता है। V वॉल्यूम का सिंबल है, उसका अपना अलग यूनिट है। R में भी यूनिट देख रहे हैं, टेम्परेचर में भी यूनिट है। तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पर हमें n प्रॉपर यूनिट के साथ लेना पड़ेगा। अगर n प्रॉपर यूनिट के साथ नहीं लिए तब आंसर में क्या आएगा? गड़बड़ी आएगा।
तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। क्यों नहीं होता है तो इसको समझिए। एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट के डिफिनीशन को मैं यहां पर लिखता हूं, आप लोग को पहले गौर से समझना है, उसके बाद अपना उतारिएगा। एटॉमिक वेट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मैं डिफिनीशन यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास, इसका रेशियो कितने के साथ लिया गया था, तो 1 AMU के साथ लिया गया था। तो जरा अब ये बताइए, ऊपर में 1 एटम का मास ग्राम में, केजी में, जिसमें रख दे, वैसे ही 1 AMU इसको भी ग्राम और केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऊपर में भी मास है ग्राम में, नीचे में भी मास है ग्राम में, ये ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट उसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब डिनोमिनेटर का तो कोई यूनिट है नहीं, न्यूमरेटर में चले तो ये मास हम लोग का ग्राम में दिया हुआ है, मास ग्राम में, और इधर हम लोग चले तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो इधर यूनिट मोल का रहेगा। तो जरा ध्यान दें, मैग्नीट्यूड तो दोनों साइड का सेम आता है, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन यूनिट बोला जाए तो दोनों साइड का सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड यूनिट मोल का, जबकि राइट हैंड साइड यूनिट किसका आएगा, ग्राम का। तो ये जो इक्वेशन था वो डायमेंशनली सही नहीं था। तो इसी इक्वेशन को डायमेंशनली सही करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो मास को ग्राम में रखेंगे और उसे हम लोग मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मोलर मास। तो याद कीजिए, मोलर मास कितने मोल का मास होता है, 1 मोल का मास। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, 1 मोल का मास, तो ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब ये ग्राम और ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा और m कहाँ चला जाएगा हम लोग का, ऊपर में। तो दोनों फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करते इसमें सावधानी रखिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स वैसे क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं जहां पर यूनिट की कोई जरूरत नहीं है, इस फार्मूला का यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वैसे फार्मूला में यूज कर रहे हैं जहां पर यूनिट की जरूरत है, तब हमें इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। जहां पर यूनिट की जरूरत है वहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास का यूज करेंगे। तो हम लोग आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का, ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग ऑलवेज यूज कर सकते हैं, चाहे यूनिट की जरूरत हो या ना हो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग का डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स का डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास कौन सा है, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, कौन सा, ये मास को ग्राम में रखेंगे और इसे हम लोग मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मोलर मास। मोलर मास कितने मोल का मास, 1 मोल का मास। तो यूनिट क्या आ जाएगा हम लोग का, ग्राम पर मोल। चलिए इसी फॉर्मूला को अब सिंबल में हम लोग लिख दें, सिंबल में तो N = W/m, सिंबल ध्यान में रखिएगा। W सिंबल किसका है, मास का है। M सिंबल किसका है, तो M सिंबल मोलिकुलर वेट का नहीं है, M सिंबल मोलर मास का है। तो ये जो M है ये क्या बतला रहा है हम लोग का, मोलर मास बतला रहा है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो M सिंबल हम लोग का मोलर मास बतला रहा है। अब हम लोग आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT पर। हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV = nRT, यही हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इस n को यहां पर रिप्लेस करते हैं, PV = n बराबर नंबर ऑफ मोल्स, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा हम लोग का, RT। m को लेफ्ट में लेकर आ रहे हैं और v को राइट में शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो v को राइट में शिफ्ट किया जाए, वॉल्यूम को, m लेफ्ट में, तो आ जाएगा Pm = ऊपर में मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू RT। अब जरा बताइए मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो डेंसिटी होता है। तो Pm = dRT, Pm = dRT, मास बाय वॉल्यूम, W/V क्या है, डेंसिटी है। तो सिंबल पर ध्यान देना है, P प्रेशर ऑफ द गैस, M गैस का मोलिकुलर वेट नहीं है, मोलर मास है, विथ यूनिट के साथ चलना है, D क्या है, तो डेंसिटी ऑफ गैस, R और T हम लोग पहले से जानते हैं।
तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में m ध्यान रखना है, ये है मोलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलर मास। d बोला जाए तो d क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। चलिए आप लोग उतारिए ये इतना पूरा। तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग के सामने 3 इक्वेशन आ चुके हैं। कौन कौन सा इक्वेशन? तो एक इक्वेशन है हम लोग के लिए PV इक्वल टू nRT। अब यहां से ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 2 फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला, मास को किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। तो ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते थे, मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दे, मास को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दे, कर सकते हैं अभी भी यूज, लेकिन वो तब यूज में करना है जहां पर यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसका यूज करने का आदत बना लें, मास को मोलर मास से डिवाइड करें, तो हम लोग का आंसर डायमेंशनली क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो आपकी इच्छा, लेकिन हाँ जहां पर यूनिट की जरूरत है वहां पर कंपलसरी है हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना पड़ेगा, तो मास को मोलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और मोलर मास कितने मोल का मास, 1 मोल का मास। जब इन्हीं दोनों फॉर्मूला को इस इक्वेशन में पुट किया गया तो आइडियल गैस इक्वेशन एक दूसरे फॉर्म में क्या आया, PV इक्वल टू NKT। और तीसरा फॉर्मूला क्या आया हम लोग का, PM इक्वल टू DRT। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग के पास में है, PV बराबर nRT, दूसरा है PV इक्वल टू NKT और तीसरा है PM इक्वल टू DRT। लेकिन अभी हम लोग इन फॉर्मूला को यूज करने के लेवल में नहीं आ पाए हैं। इसको समझिए कि ये जो 3 फॉर्मूला हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट इनको न्यूमेरिकल में यूज क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या जैसे पढ़ना पड़ेगा, तो इन फॉर्मूला पर गौर कीजिए। तो प्रेशर मिल रहा है, तो हमें प्रेशर के यूनिट्स को समझना पड़ेगा। प्रेशर मेजर करने के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स प्रेशर के समझने होंगे और उनमें आपस में रिलेशनशिप समझना होगा। फिर अगर इन सब फॉर्मूला पर ध्यान दे तो वॉल्यूम मिल रहा है, तो वॉल्यूम के यूनिट पर भी हमें पकड़ बनानी होगी। वॉल्यूम लीटर में, मिलीलीटर में, डेसीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, उनमें आपस में रिलेशनशिप। तो हमें प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, वैसे ही और बोला जाए टेम्परेचर मिल रहा है तो हमें टेम्परेचर स्केल, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। भाई यहाँ पर ये टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। कोई ज़रूरी थोड़ी क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में ही दे, हो सकता है क्वेश्चन में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे दिया। तो हमें टेम्परेचर स्केल भी पता होना चाहिए। यही नहीं, आर के वैल्यू पर चलिए, तो आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन था। दूसरा वैल्यू आर का कितना था, 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन था। तो भाई जूल और कैलोरी किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो हमें एनर्जी के यूनिट्स को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन पर अगर कमांड करना है, बढ़िया पकड़ बनाना है, तो हमें प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, टेम्परेचर स्केल और एनर्जी का यूनिट, मिनिमम इन 4 यूनिट्स पर बढ़िया से पकड़ बनाना होगा। तो आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आने से पहले हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी के यूनिट्स को डिटेल से कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, मस्ट है हर स्टूडेंट्स के लिए, मिनिमम इतने यूनिट्स तो याद कर कर चलने ही पड़ेंगे। और हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान देना है, अगर हम लोग न्यूमेरिकल करते समय यूनिट पर पकड़ नहीं है, अगर यूनिट में गलती करते हैं, तो हमेशा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आप हमेशा गलती कीजिएगा। और ये बात आपको तब फील होगा जब आपसे मिस्टेक होगा आगे चलकर। तो इसलिए अभी से ही ध्यान रखें, जो भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं यूनिट को सही से लेकर चलना है। अगर यूनिट को सही से लेकर नहीं चलेंगे तो फिजिक्स में भी और फिजिकल केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल में हमेशा गलती होगा।
सही करने के बावजूद में भी आंसर मैच नहीं करेगा। तो हम लोग एक एक कर कर आते हैं, एक एक कर कर सारी यूनिट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वॉल्यूम के यूनिट पर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हम लोग के लिए मस्ट है, कंपलसरी है, जिसे हमें याद रखना ही रखना है, उन पर आ रहे हैं। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम के बहुत सारे यूनिट होते हैं, मिलीलीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है, उनमें आपस में रिलेशनशिप। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसे हम लोग 1 सीसी भी लिखते हैं। इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए इसको, सेंटीमीटर क्यूब तो सेंटीमीटर बोलेंगे पहला लेटर सी, क्यूब बोलेंगे पहला लेटर सी तो सीसी, या फिर इसे हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। क्यूबिक तो पहला लेटर सी और सेंटीमीटर तो पहला लेटर क्या है, सी। तो पढ़िए इसे सी सी, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी कारण से शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, सीसी कर लिखते हैं। चलिए उसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर दोनों बराबर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, तो 1000 लीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अब मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 की पावर 6 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये कुछ वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट यूनिट्स हुए हम लोग के। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रेशर के इंपॉर्टेंट यूनिट्स पर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, उनका नाम मैं लिख रहा हूं। एक प्रेशर हम लोग मेजर करते, एक यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है, कैसे, तो प्रेशर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो अगर प्रेशर का ऐसा यूनिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में इसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो प्रेशर का दूसरा यूनिट हम लोग का कौन सा है, पास्कल, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर मेजर करने के और भी यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसे कि हम लोग शॉर्ट में एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, एटीएम। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। प्रेशर मेजर करने का यूनिट बार भी होता है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी है। प्रेशर मेजर करने का यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी है। प्रेशर मेजर करने का एक और यूनिट कौन सा है, टॉर है, टॉर, TORR। तो ये सब प्रेशर मेजर करने के कई यूनिट्स हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा पास्कल, शॉर्ट में पीए, तीसरा एटमॉस्फेयर, एटीएम शॉर्ट में लिखते हैं, बार भी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टॉर, ये सब प्रेशर करने के डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब इनमें आपस में रिलेशनशिप की, ये सब जो इतने सारे यूनिट्स हैं इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप पर आइए। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। तो ध्यान में रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों बराबर होते हैं, और ये प्रेशर मेजर करने का ऐसा यूनिट है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों बराबर, और ये प्रेशर मेजर करने का कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर 1 बार बोला जाए तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए पहले आप लोग इतना पूरा उतारिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एटीएम और बार में हम लोग रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं। ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पर गौर कीजिए ये कितने बार के बराबर है, तो ये तो 1 बार के बराबर है। तो ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने बार के बराबर, 1 के बार के बराबर।
तो हम लोग का एक रिलेशनशिप आएगा 1 ATM इक्वल टू पूछा जाए कितना बार, तो यहाँ पर गौर से देखिए और बताइए 1 ATM बराबर कितना बार, तो ये तो 1 बार कर देंगे हम लोग, तो 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार। और अगर पूछा जाए 1 बार इक्वल टू कितना ATM, तो 1 बार इक्वल टू कितना ATM कैसे निकालेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.01325 ATM। तो 1 बार इक्वल टू कितना ATM निकालना हो तो 1 डिवाइडेड बाई, और ये सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ये आएगा हम लोग का 0.987 ATM। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, पास्कल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और बार हो गया। अब कौन कौन से बचा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर। तो एक एक कर 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और ये बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 760 मिलीमीटर। तो 1 ATM इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब हम लोग टॉर पर आते हैं। 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर। अब हम लोग ध्यान दीजिए, 1 ATM 760 mm के बराबर, 1 ATM 760 टॉर के बराबर। भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो इसका मतलब 760 mm 760 टॉर के बराबर, मतलब 1 mm और 1 टॉर दोनों बराबर होते हैं। तो टॉर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये दोनों क्या होता है हम लोग का, बराबर होता है। तो 1 टॉर इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये हम लोग का कंप्लीट डिटेल हुआ किसका, यूनिट्स के बारे में, प्रेशर के यूनिट्स के बारे में। आप लोग उधर उतारिए, उस साइड का आप लोग उतारिए। अब हम लोग आते हैं एनर्जी के यूनिट्स पर। हम लोग आते हैं एनर्जी के यूनिट्स पर। तो एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं, एक एनर्जी का यूनिट है जूल, दूसरा कैलोरी, तीसरा अर्ग और चौथा यूनिट कौन सा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें आपस में रिलेशनशिप दिया हुआ है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर, तो 4.184 जूल के बराबर। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर, तो 10⁷ अर्ग के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये डिटेल हुआ किसका, एनर्जी के यूनिट का। अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर स्केल पर। टेम्परेचर मेजर करने के कौन कौन से स्केल हैं, टेम्परेचर स्केल। तो बच्चों टेम्परेचर मेजर करने के मेनली 3 स्केल हैं, मेनली 3। ये मत सोचिएगा कि टेम्परेचर मेजर करने के 3 ही स्केल होते हैं, लेकिन हाँ मेन 3 स्केल जिनको हमें स्टडी करना है वो कौन कौन से होते हैं, तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर मेजर करने के मेनली 3 स्केल। एक हम लोग का केल्विन है, जिसे हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन कैपिटल टी से। दूसरा हम लोग का डिग्री सेल्सियस है, जिसे कि हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। केल्विन जिसे कि हम लोग शॉर्ट में के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस, जिसे कि हम लोग सिंबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा टेम्परेचर मेजर करने का मेन स्केल में कौन सा है, फ़ारेनहाइट, जिसे कि हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट जिसे कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो टेम्परेचर मेजर करने के ये 3 स्केल, केल्विन जिसे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है, डिग्री सेल्सियस जिसे कि हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा कौन सा है, फ़ारेनहाइट। इनमें आपस में रिलेशनशिप, तो इनमें आपस में रिलेशनशिप मैं दे रहा हूँ T इक्वल टू T प्लस 273.15। दूसरा ये T इक्वल टू 5/9 F-32। इन दोनों रिलेशनशिप का यूज कर
एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इतना उतारिए। अब ये दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के डिटेल को हम लोग जरा समझें। जैसे हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे चेंज करना है केल्विन में। तो ध्यान दीजिए, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है, टी को यहाँ पर रखेंगे और उसमें 273.15 ऐड कर देंगे, या शॉर्ट में बोला जाए तो इसे हम लोग कैलकुलेशन के लिए 0.15 को क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया, उसमें 273 273 ऐड कर देंगे, कौन सा टेम्परेचर आएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273 केल्विन इक्वल टू कितना हम लोग का, 300 केल्विन। तो कैलकुलेशन को समझ लीजिए। वैसे ही टेम्परेचर बोला जाए कि कमरे का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर हम लोग का 40 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे बोला जाए कि गर्मी के दिनों में रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बोला, 40 में ऐड करेंगे कितना, 273। तो ये आंसर किस में आ जाएगा हम लोग का, केल्विन में आ जाएगा। अगर ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 313 केल्विन। ये तो हुआ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का। लेकिन अगर बोला जाए टेम्परेचर रूम का हम लोग का दिया हुआ है, या कहीं भी बोला जाए कि इस कंटेनर में एक गैस लिया गया और गैस का टेम्परेचर 400 केल्विन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, अपोजिट कर देना है। अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस में आंसर कितना, 400 माइनस 273, इसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, इतना डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो, 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में आ जाएगा। और अगर केल्विन में दिया हुआ है 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। हाँ, अब बात किया जाए सर अगर फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तब कैसे कन्वर्जन। तो ध्यान दीजिए, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, एफ के जगह पर पुट कर देंगे, टी निकल जाएगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, टी के जगह पर पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। तो मैं फील करता हूं कि आप लोग टेम्परेचर स्केल अच्छे से समझ गए होंगे कैसे कन्वर्ट करना है। तो फिर से मैं पूरे प्रोसेस को रिपीट कर देता हूं, ये हटा देते हैं, ये बिल्कुल रफ वर्क था। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, बोलिए क्या करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 उसमें ऐड कर देंगे। और अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ, उसमें 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया, एफ के जगह पर पुट करेंगे, डिग्री सेल्सियस टी निकल जाएगा। और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, टी के जगह पर पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, एफ फ़ारेनहाइट निकल जाएगा।